यस यारा, चैन से सोना है तो जाग जाओ। डाडा 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 डाडा। चलिए आते हैं हम लोग। यस यार, जल्दी 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 टीम बैठेगी और जल्दी से गेम शुरू करेंगे हम लोग। यस, ये गेम, ये वाला गेम, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। चलिए, सबसे पहले आपको इस रेगुलेशन का नाम याद हो जाना चाहिए। जब तक इस रेगुलेशन का आपको नाम याद नहीं होगा, बहुत अच्छा, नहीं आपको सिलेक्ट किया जाता है। चलो आ जाओ आप, ठीक है। चलो, पानी भर के आओगे, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं यहाँ पे। चाय आ चुकी है, पानी आ चुका है, बस पकौड़ों की कमी है। कॉफी है क्या? फिर तो पकौड़े नहीं चाहिए साथ में। ओके, चैप्टर नंबर 14, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। सबसे पहले रेगुलेशन का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद में रेगुलेशन के कंटेंट पे जाती है। एक छोटा सा रेगुलेशन है जो हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। ये रेगुलेशन ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं था, न्यू सिलेबस के अंदर गर्मा गर्म ऐड किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। यस यश, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड prohibition of fraudulent and unfair trade practice relating to securities market. Prohibition of fraudulent and unfair trade practice relating to securities market. एग्जाम में आंसर को शुरू करने का सही तरीका यही होता है, एज पर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, और फिर आप आंसर को शुरू करो। तो चेकर को लगता है ये सही में पढ़कर आया है। चलो, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसके मैं ओवरव्यू की बात करूं तो ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं। इसके अंदर सबसे पहले मेनली रेगुलेशन नंबर 3 और रेगुलेशन नंबर 4 पे फोकस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट आता है, रिमेनिंग पार्ट के अंदर इन्होंने बात की है अबाउट अदर प्रोसेस, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैसे काम करती है। इसके हमने समरी नोट्स कहीं और बनाए हैं। आते हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले शुरू किया इस रेगुलेशन के अंदर बात किया डीलिंग का मतलब क्या होता है। तो डीलिंग का मतलब हुआ कि आप बाय सेल सब्सक्राइब ये सब तो करो, और साथ में इवन आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि इन्फ्लुएंस हो रहा है बायर का डिसीजन। एन एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग और अग्रीइंग टू बाय, सेल और सब्सक्राइब, ये सब तो है ही डीलिंग। साथ ही साथ कोई भी तरह से अगर आप इन्फ्लुएंस करें डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर, दैट इज ऑल्सो डीलिंग। तो सबसे पहले बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग तो डीलिंग है, अग्रीइंग टू बाय, सेल, सब्सक्राइब वो भी डीलिंग है, और साथ में आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो विच इन्फ्लुएंसेज, जिससे कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि जो बायर है उसका डिसीजन, दैट इज ऑल्सो डीलिंग। और इन सबको करने के लिए कोई भी असिस्टेंस में एक्ट हो रहा है वो भी डीलिंग है। फिर आता है फ्रॉड का डेफिनेशन। अब ये हमने बहुत खोद के पढ़ा था फ्रॉड का डेफिनेशन। फ्रॉड का डेफिनेशन हमने यहां से और अच्छे से पढ़ लिया था, याद आ रहा है? जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रॉड क्या होता है। हमने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन, सजेशन, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस, रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन, डिसेप्टिव बिहेवियर, फॉल्स स्टेटमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन। तो बिफोर गोइंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड समझ में आ गया तो इस चैप्टर का सबसे एक कीवर्ड ही वही है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर? Prohibition of fraudulent and unfair trade practices. तो let's understand what fraud is. सबसे पहले हमने साथ में किस किस को रखा? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस से आया मिस इन्फॉर्मेशन, और रिप्रेजेंटेशन से आया एक रिप्रेजेंटेशन। तो 3 पॉइंट एक जैसे हो गए, मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको कोई भी मटेरियल फैक्ट को कंसील नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मिस रिप्रेजेंटेट नहीं करना है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन, आपने कोई भी रेकलेस या केयरलेस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। एंड मिस इंफॉर्मेशन, अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी आप मिस इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो जिससे कि मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है साहब। उसके बाद में कंसीलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, सही है, कंसीलमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट को साथ में रख देते हैं। एक्टिव कंसीलमेंट, कि आप किसी कोई फैक्ट आपको पता है बट आप फिर भी बता नहीं रहे हैं, एक्टिव कंसीलमेंट। या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, कि आप कोई भी चीज जिसका आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है वो सच है फिर भी बोले जा रहे हैं, और ये तो 10 साल तक चलेगी, आपको कुछ पता ही नहीं है, शायद वो 2 साल ही चले, इसकी वारंटी 15 साल की, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है ट्रू बिलीव करने का। उसके बाद में सजेशन, ओमिशन। सजेशन, आप कोई भी ऐसी चीज सजेस्ट कर रहे हो जो कि ट्रू नहीं है। ओमिशन, लॉ ने स्पेसिफिकली कुछ बताने का बोला है लेकिन आप वो बता नहीं रहे, यू आर ओमिटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच हैज टू बी एक्सप्लेन। और उसके बाद में जो बच गए वो क्या हो गए? प्रॉमिस, और प्रॉमिस इज ऑलवेज डिसेप्टिव। प्रॉमिस, आप कोई एक चीज को प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आप कहते हो वो करना है लेकिन आपको करने का कोई एक्चुअल इंटेंशन नहीं है। एंड डिसेप्टिव बिहेवियर, आप डिवराइव लोगों को कर रहे हो फ्रॉम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो और डिसेप्टिव कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो उन लोगों को, ठीक है। अब हम कर रहे हैं फ्रॉड का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं हमें याद है क्या। मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ओमिशन,
suggestion, active concealment, false statement, and promises are always deceptive. The promise or deceptive behavior. काफी आसान. अब इससे हम ऊपर वाली डेफिनेशन बात है कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है. तो फ्रॉड का सबसे पहले जनरल चीज हमने पढ़ी थी कि फ्रॉड मींस एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन, कंसीलमेंट जिससे कि वेदर कमिटेड बाय एनी पर्सन, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और व्यक्ति को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में डील कर ले. फ्रॉड मींस व्हाट, कोई भी एक एक्ट है, ओमिशन है, कोई भी एक ऐसी चीज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं जिससे कि हम किसी और व्यक्ति को डिसीव कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ सिक्योरिटीज में डील कर ले. दैट इज फ्रॉड एज पर दिस रेगुलेशन. क्योंकि अभी सिक्योरिटी से कनेक्शन में बात करनी है. तो कोई भी एक्ट या एक्सप्रेशन जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिसीटफुल तरीके से इंड्यूस कर रहे हैं किसी और व्यक्ति को टू सेल अस हिज सिक्योरिटी और टू बाय सिक्योरिटीज. एकदम इजी. तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि कोई भी एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई और व्यक्ति है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई भी एक एक्ट, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को डिसीटफुल तरीके से उसकी सिक्योरिटीज को बाय या सेल करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं. दिस इज फ्रॉड इन इजी लैंग्वेज. देन इट इंक्लूड्स करके सारी चीजें लिखती जो हमने पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन. फिर आएगा सजेशन, ओमिशन, एक्टिव कंसीलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, प्रॉमिस, डिसेप्टिव बिहेवियर. ये सब आ जाएगा. ये सब आने के बाद में कुछ एक्सेप्शन देते हैं कि सुनो ना, लेकिन फ्रॉड जो है ना इन सब के ऊपर अप्लाई नहीं करता है. अगर आपने इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, जनरल कमेंट्स दिए इन गुड फेथ, तो उस पर अप्लाई नहीं करता है. पहला, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप कुछ कह रहे हो, दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. सेकंड, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री पे कुछ कह रहे हो, दैट विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. थर्ड, अगर सिक्योरिटीज मार्केट के ट्रेंड पे कह रहे हो, दैट विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. ये तीन चीजें फ्रॉड नहीं होती है. और समथिंग ऑफ लाइक नेचर, एनी अदर मैटर ऑफ लाइक नेचर. तो सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि फ्रॉड क्या होता है. तो जनरल बात बोली कि कोई भी एक्ट, एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हैं जिससे आप डिसीटफुल तरीके से किसी और व्यक्ति को इंड्यूस कर रहे हैं टू डील विथ यू इन द सिक्योरिटीज, दैट इज फ्रॉड. इट इंक्लूड्स, फिर वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन, सजेशन, फॉल्स कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, प्रॉमिस, डिसेप्टिव बिहेवियर. ये सब आ गए. फिर उन्होंने एक्सप्रेस की बोला, लेकिन रुको, इन केसेस में फ्रॉड होता नहीं है. अगर आप कभी भी क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात कर रहे हो, स्टॉक मार्केट के करंट सिचुएशन, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो, या इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, तो ये तीन केसेस में फ्रॉड नहीं होता है. किन तीन केस में फ्रॉड नहीं होता है? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री, एंड लास्ट इज ट्रेंड इन सिक्योरिटीज मार्केट. ये चीजें फ्रॉड नहीं होती है. तो हमने फ्रॉड का डेफिनेशन पढ़ा. ठीक है सर, वंडरफुल. इसके बाद में हम एक्चुअली शुरू करते हैं इस चैप्टर के, इस रेगुलेशन के दो रेगुलेशंस, रेगुलेशन नंबर 3 एंड रेगुलेशन नंबर 4. रेगुलेशन नंबर 3 सिंपली कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज. रेगुलेशन नंबर 3 कहता है यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सर्टेन डीलिंग. क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है? यू कैन नॉट बाय, सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर. सीधे पॉइंट पे बात की कि आप सिक्योरिटीज में बाय सेल डील नहीं कर सकते फ्रॉडुलेंट मैनर में. फिर उन्होंने बोला या यू कैन नॉट यूज और एम्प्लॉय एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस टू डू व्हाट, टू डू एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं कर सकते हैं फॉर इश्यू, परचेज और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी. उसके बाद में यू कैन नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफाइस to defraud on the stock exchange, and you cannot engage in any act, practice or course of business which would operate as fraud or deceit. तो इन्होंने एक ही बात को घुमा फिरा के बोला है. इस प्रकार से कुछ हम इसको पढ़ सकते हैं. 4 पॉइंट आ जाते हैं रेगुलेशन नंबर 3 में. कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगा, बाय सेल डील नहीं करेगा फ्रॉड्यूलेंट मैनर में इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी विच इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड. तो फ्रॉडुलेंट तरीके से बाय सेल डील नहीं करेंगे. दूसरा पॉइंट कहता है सिमिलर चीज, कोई भी व्यक्ति यूज नहीं करेगा मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस टू इशू और डील इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी विच इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड. और साथ में आप किसी प्रकार से वॉयलेट नहीं करोगे कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेबी एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन. उसके बाद में यू विल नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस और स्कीम और आर्टिफाइस जिससे आप इशू या डील कर रहे हो टू डू व्हाट, टू डिफ्रॉड any securities which are listed or to be listed. And last, you will not engage in any act, practice or any course of business in which you are issuing or dealing to do what, for fraud or deceit securities of a company which are listed or proposed to be listed. This is regulation number 3. अब इसको देखें तो याद रखना आसान है. सबसे पहले आप बाय सेल डील नहीं करेंगे in a fraudulent manner of securities of a company which are listed or proposed to be listed. दूसरा पॉइंट कहता है आप यूज या एम्प्लॉय नहीं करेंगे मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस टू
इशू और डील व्हाट सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड, और साथ में आप सिक्योरिटीज सेबी एक्ट वगैरह को वायलेट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये कहता है आप वापस इंप्लॉय नहीं करेंगे कोई भी डिवाइस, स्कीम या आर्टिफाइस, कोई भी ऐसी चीज विच इज इशू और डील टू डू व्हाट, टू डिफ्रॉड द सिक्योर, टू डिफ्रॉड, जिससे कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी कंपनी की सिक्योरिटीज को आप इशू या डील कर रहे हैं। अगेन द कंपनी इज लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। और लास्ट पॉइंट वापस आ जाता है कि आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंगेज इन एनी एक्ट, प्रैक्टिस और एनी कोर्स ऑफ बिजनेस जिससे कि आप वापस वही चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इशू या डील कर रहे हैं फॉर फ्रॉड और डिसीट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। कीवर्ड्स को देखो एक बार घूर घूर के यहाँ पे बस। हाँ, वहां क्यों बैठे हो सर आज? वो एरिया ही छोड़ दो। चलो यस यार आ जाओ। नहीं नहीं वो एरिया आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये एक रूम है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पे आपको बहुत पीसफुली नींद आएगी, ठीक है। तो आप वो लगा के देख लेना, ठीक है ना। तो वो आप कंपास लगा के देख लेना घर पे भी, ये वो एरिया जहाँ पे पीसफुली नींद आएगी। तो यहाँ पे जो सो रहा है वो लाइफ में एकदम रिलैक्स रहेगा, आराम से रहेगा। ये वो एरिया है जिसमें आपके दिमाग में आग लगी रहेगी हमेशा, आग। अब वो नॉर्थ ईस्ट कहाँ रहे वो कंपास पे देखो, यहाँ पे यू विल ऑलवेज बी एक्टिव, और ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, एकदम आग लगी रहेगी, ठीक है। ये जो है ये है एयर, क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, तो नॉर्थ ईस्ट एयर का है। अरे ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन, अब क्लास में कंपास देना पड़ेगा कौन सा क्या है, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये है एयर, यहाँ पे आप रहोगे तो बढ़िया विचारों में रहोगे, एकदम अच्छे अच्छे विचार में रहोगे। ध्यान पता है लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे विचार जरूर रहेंगे, ठीक है। और ये बचता है लास्ट का, इसको हम छोड़ देते हैं, ये अभी हमारे काम का नहीं है, जल वगैरह समझना हो, ठीक है। तो अगर अच्छे से सोना है तो यहाँ चले जाना, ठीक है। और अगर एकदम सुपर एक्टिव रहना है तो यहाँ पर रहना। तो कल को कंपास लेके ढूंढ लो, और कहाँ पे आ रहा है आपका साउथ ईस्ट, वहाँ पे जाके बैठ जाना, ठीक है सर। अभी हाँ यही काम बाकी है ना। और जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप अपना फेस या तो नॉर्थ की तरफ करके बैठो या फिर ईस्ट की तरफ करके बैठो, ठीक है सर। आप बहुत कंपलसरी आपके लिए, ठीक है। आप जब भी बैठ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी क्लास में तो आपके पास चॉइस नहीं है ना, अब ऐसा थोड़ी बोलोगे सर मैं उधर मुंह करके बैठूंगा, अब आप इधर पढ़ाओ। बट आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बैठ लो, ठीक है ना। कल से ध्यान रखोगे इस चीज़ का, घर पे भी जो टेबल है उसको घुमा देना पूरा नॉर्थ या ईस्ट की, वैसे ही है ना, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, तो फेस ईस्ट की तरफ हो रहा है ना, बस ठीक है, तो पढ़ाई हो जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं, ये हो गया शो खत्म, तो हम आते हैं हमारे नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। रेगुलेशन में 3 चल रहा था ऑफ दिस ब्यूटीफुल रेगुलेशन। द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज वेरी सिंपल, द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulation 2003। फ्रॉड वर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली, इसमें आगे रेगुलेशन नंबर 3 के ऊपर, इस रेगुलेशन नंबर 3 ने बताया हमको प्रोहिबिशन है कुछ चीजों को करना, क्या क्या चीजों को करना प्रोहिबिटेड है। सबसे पहले तो फ्रॉडुलेंट मैनर के लिए बाय सेल डील नहीं कर सकते, फिर आप मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं कर सकते फॉर अगेन फ्रॉडुलेंट पर्पस, फिर आप डिवाइस या स्कीम आर्टिफाइस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते टू डिफ्रॉड, और फिर आप कोई भी एक्ट प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ बिजनेस को नहीं कर सकते फॉर फ्रॉड और डिसीट, ठीक है सर। इसके बाद में आता है अगला वाला, that is regulation number 4 prohibition of manipulative fraudulent or unfair trade practice। उसके अंदर वो क्या कर रहा है, जैसे कि अगर हम देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, तो ये क्या है prohibition of certain dealing, और ये है prohibition of FUM। FUM बोले तो fraud, unfair practice and manipulative trading। चलो अब इन्होंने एक्सप्रेसली बहुत सारी चीजों को बंद किया है, हमें इसको कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, आपको मस्ती से इसको एक एक बार रीड करते हुए चलना है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग अपीयरेंस क्रिएट कर रहे हो ट्रेडिंग का, अभी क्या क्या चीजें फर्म होती है, FUM, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर या मैनिपुलेटिव कंसिडर की जाएगी। अगर आप रॉन्ग अपीयरेंस बना रहे हो ट्रेडिंग का कि हाँ ट्रेडिंग हो रही है लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो फर्म। ओके, नेक्स्ट, अगर आप
इन्फ्लेट, डिप्रेस या कॉज कर रहे हैं फ्लक्चुएशन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, किसी भी प्राइस की फ्लक्चुएशन आप कॉज कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज या फ्लक्चुएशन, वेयर एज एक्चुअली उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, दैट इज ऑल्सो फर्म, अगर आप फ्लक्चुएट कर रहे हो प्राइस को। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंटली सिक्योरिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी जबरदस्त है। अभी जैसे कि टाटा का आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज, क्या नाम है, टाटा टेक्नोलॉजीज ही नाम है, बहुत सुंदर, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, उसके अंदर अरे आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा, जिसको अलॉटमेंट मिला वो एक दिन में ही विल बी एबल टू मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, उसको लिस्टिंग गेन कहते हैं, कि आपको 15,000 में मिलेगा और आप उसी दिन उसको 17, 16,000, 18, 19,000 के अंदर बेच पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मिलेगा ही नहीं ना, मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि भारत में आबादी इतनी है, इतने लोग अप्लाई करेंगे कि सबको एक एक लॉट भी देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पर जिसको मिला उसको तो चांदी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से मिनिमम लॉट लेने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने क्या कहते हैं, एक्चुअल केस हुआ, उसके पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज उस कंपनी में, उसने सबके डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, सबके डीमैट अकाउंट से उस लॉट को अप्लाई करवाया, उनमें से बहुत सारे लोगों को मिल गए, फिर उन सब से उसने अपने 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 डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाया थ्रू एन एप्लीकेशन, और दिखाया ऐसा दैट इन्होंने जेन्युइनली खरीदे थे, उस व्यक्ति के ऊपर कंपनसेशन लगाया सेबी ने। तो अगर ऐसा कोई भी आप एक्टिविटी करते हो जिसके अंदर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो भी आपका फर्म होगा, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर और मैनिपुलेटिव में काउंट किया जाएगा। फिर आता है अगर आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट, डिप्रेसिंग या मेंटेनिंग का प्राइस कर रहे हैं, आप कोई भी प्राइस को मेंटेन कर रहे हो आर्टिफिशियली, इन्फ्लेट कर रहे हो आर्टिफिशियली या गिरा रहे हो आर्टिफिशियली, तो दैट इज ऑल्सो फर्म, जैसे कि शरद मेहता नहीं, हर्षद मेहता ने किया था उसके अंदर। उसके बाद में आता है एन एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस, कोई भी एक्ट या ओमिशन आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि प्राइस मैनिपुलेट हो रही है, तो अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो प्राइस, वो तो फर्म है ही है। उसके बाद में हाँ, ये 3 पॉइंट एक जैसे थे, नोइंगली पब्लिश कर रहे हो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी विच इज नॉट ट्रू, आपको पता है इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है, फिर भी आप नोइंगली उस इंफॉर्मेशन को अगर पब्लिश कर रहे हैं तो ये भी फर्म है। उसके बाद में इससे कनेक्टेड टॉपिक्स को नीचे ले आता हूं, नोइंगली प्लांटिंग फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज, आपने ऊपर कहा कि नोइंगली पब्लिश कर रहे हो गलत न्यूज, यहां पे नोइंगली आप प्लांट कर रहे हो गलत न्यूज, ये भी अलाउड नहीं है। और एक और है, एक और डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन नोन टू बी फॉल्स, 3 पॉइंट है एक जैसे, पब्लिश कर रहे हो इंफॉर्मेशन जो आपको पता है गलत है, प्लांट कर रहे हो न्यूज या इंफॉर्मेशन जो आपको पता है गलत है, और डिसेमिनेट कर रहे हो इंफॉर्मेशन जो आपको पता है वो गलत है, सेम पॉइंट्स है। उसके बाद में आगे जाते हैं, आप कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग दिस, बिल्कुल ठीक है कि आपका इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का, फिर भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि सगाई तो कर लेते हैं, आगे कुछ नहीं करना है हमको शादी वादी। उसके बाद में सेलिंग, डीलिंग और प्लेजिंग और स्टोलिंग, काउंटरफिट और फ्रॉडुलेंट इशूइंग सिक्योरिटीज, कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी नकली शेयर्स, काउंटरफीटेड शेयर्स, फ्रॉडुलेंट, जो भी आपके नकली बने हुए पेपर्स हैं उनके बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ये काफी कठिन है क्योंकि सारे शेयर्स कैसे हो गए, डीमैट, तो अगर कोई भी व्यक्ति काउंटरफीटेड, फ्रॉडुलेंटली या स्टोलन शेयर्स में डील कर रहा है तो वो भी फर्म है, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर, मैनिपुलेटिव काउंट होगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति है जिसको शेयर मिला था होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह और उसने गुड फेथ में बेचा है तो उसकी गलती नहीं होगी। इट इज लाइक नकली नोट है, मैं गया था नीचे फोटोकॉपी की शॉप पे, मैंने उससे 100 रुपए की फोटोकॉपी कराई, 500 का नोट दिया, उसने मुझे 400 नोट दे दिए, 400 नोट मतलब 400 रुपए के नोट दे दिए, 200 के 2 नोट दे दिए। अब ये नोट नकली थे बट मुझे थोड़ी ना पता था, मैंने तो गुड फेथ में रिसीव किए। अब ये नोट मैं अगर किसी और को लाके देता हूं तो मेरे को जेल नहीं हो सकती, बिकॉज मुझे मिले थे होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैंने तो पूरा पैसा दिया इसका, और दूसरी चीज मैंने गुड फेथ में लिए तो मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं आ सकते, वैसा ही इन्होंने कहा। फिर डिसेमिनेट करें इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, ठीक है। एक मार्केट पार्टिसिपेंट इज मिसयूटिलाइजिंग और डाइवर्टिंग द फंड्स और सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के जो पैसे हमारे पास ब्रोकर के पास रहते हैं वो उसको मिसयूटिलाइज कर रहा है। फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट फॉर इनहैंसिंग इज ब्रोकरेज और कमीशन, वही अभी तो और बढ़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आप जबरदस्ती लोगों को शेयर्स परचेज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और उससे हो क्या रहा है, सिर्फ आपका ब्रोकरेज बढ़ रहा है, इसलिए तो आप अपने ब्रोकरेज को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से लोगों को इंड्यूस कर रहे हो। उसके बाद में इन एनी ऑर्डर सिक्योरिटीज इन पोजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है लेकिन किसी और को पता नहीं है कंपनी के बारे में, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेडिंग करता हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग, तो वो भी फर्म होगा। उसके बाद में नोइंगली प्लांटिंग एनी फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज एंड मिस सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज और सर्विसेज, कि हम क्या कर रहे हैं, मिस सेलिंग कर रहे हैं। मिस सेलिंग का मतलब होता है लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन देके हम प्रोडक्ट को चिपका रहे हैं, बस कि बेच दो, मिस सेलिंग कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट्स का तो वो भी नहीं चलेगा। और लास्ट में इलीगल मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय एनी सीआईएस, ये जो टॉपिक है इसको आपको रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है, हर रिवीजन के टाइम पे बस इसको रीड करते जाओ, या जब जब ये रिवीजन वीडियो देखोगे सारे पॉइंट्स गो थ्रू होंगे एंड दैट इज इनफ। हमारा चैप्टर चल रहा है सेबी
प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, उसमें रेगुलेशन नंबर 3 है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग, रेगुलेशन नंबर 4 है प्रोहिबिशन ऑफ फर्म फ्रॉडुलेंट अनफेयर एंड मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस। तो ये उनका पूरा का पूरा खत्म होता है, ये 3 और 4 खत्म है। इसके बाद में जो उन्होंने आगे बात की थोड़ी जनरल है, इन्वेस्टिगेशन को लेके। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसको हमने पढ़ा था, जैसे कि सेबी है, ठीक है। अब उसके बाद में सेबी के अंदर सेबी या उसका चेयरमैन या मेंबर या कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लोग इनिशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, कि इनको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो ये इनिशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर्स है उसके सारे पॉइंट आते हैं, फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट हमको देती है, उसके बेस पे सेबी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है वो है, और सेबी इवेंचुअली कुछ लोगों को तो डिबार भी कर सकता है। ये सब हमने पढ़ा है। और फिर इंटरमीडिएट के साथ क्या क्या हो सकता है ये सब हमने पढ़ा है। इसको हमने बहुत सुंदरता से पढ़ा था एक चार्ट के माध्यम से। हम उस चार्ट को अगर ढूंढ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के पास वो चार्ट बना हुआ है ना? यस, नहीं तो वो चार्ट, हा 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 हा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से प्रार्थना की कि चार्ट ना मिले, फिर भी मिल चुका है। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो ये हमने चार्ट बनाया था इसका, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, अच्छे से फोकस करना, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। सेबी या उसके चेयरमैन या मेंबर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको कभी भी लगता है, देखना क्या चीज है, रेगुलेशन 5 में दे रखी है 2 चीजें, अच्छे से फोकस करो। रेगुलेशन 5 में देखा है एनी एक्ट विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट। अगर सेबी को या चेयरमैन को इन लोगों को लगता है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है मार्केट में विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या फिर इंटरमीडिएट वॉलेटेड एक्ट रूल्स और रेगुलेशन, तो सेबी कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है हमने पढ़ा। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास रेगुलेशन नंबर 6 में बहुत सारे पावर हैं। दे कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट। सेक्शन 11 में इंटरमीडिएट्स जो लोग आती हैं उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगा जा सकता है। सेक्शन नंबर 12 भी इंटरमीडिएट्स का है। उसके बाद में दे कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेबी अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेशन। देखो, हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं इंटरमीडिएट से, हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं सेबी से या किसी अथॉरिटी से भी। उसके बाद में कीप द कस्टडी ऑफ दिस बुक्स रिकॉर्ड जो भी हमको मिले फॉर 6 मंथ्स। हमने ये जो भी लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी है और हमको मिली है, इसको हम 6 मंथ्स तक हमारे पास रख सकते हैं और उसके बाद हमें देना है, बट हमें जब भी जरूरत है हम वापस भी मांग सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हमें सर्च एंड सीजर करना है तो वी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू जज, उससे हम सर्च एंड सीजर का अप्रूवल ले सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं एज पर सीआरपीसी। सर्च एंड सीजर में जो बुक्स वगैरह हैं वो हम तब तक रखेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद में हम एम्प्लॉइज को, ऑफिसर्स को ओरली एग्जामिन भी कर सकते हैं। वी कैन एग्जामिन ऑन ओथ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। ये पावर है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। एकदम इजीली पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा था रेगुलेशन नंबर 3 और 4। दूसरा हिस्सा है रेगुलेशन नंबर 5 से लेकर 12 के आसपास जाता है, जिसके अंदर उन्होंने बात की है कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो कभी भी सेबी या सेबी के चेयरमैन या मैनेजर, इन लोगों को अगर कभी भी लगता है कि इन दोनों में से कोई चीज़ हुई है, क्या देयर इज एनी एक्ट विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट और intermediary has violated any rule regulation act, तो उस केस में they can order investigation. Whenever investigation is ordered, investigating authority has a lot of rights. उसमें से basic rights यहाँ पे लिखे हैं. He can call for information from any intermediary under section 11. He can call for information from SEBI or any authority. जो भी information मांगी he can keep it for 6 months. He can even ask it again if required. Next, जहाँ पे information मिल नहीं रही वहाँ पे he can apply for search and seizure. Search and seizure can be done by अंडर CRPC। सर्च एंड सीजर करके जो डॉक्यूमेंट्स वो आप कब तक रख सकते हो, फॉर अप टिल इन्वेस्टिगेशन। देयर आफ्टर यू कैन ओरली एग्जामिन अदर एम्प्लॉइज वगैरह। यू कैन इवन एग्जामिन ऑन ओथ द मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सारे राइट्स हैं। चलो, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने ये सब राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट दे दी टू सेबी अंडर रेगुलेशन नंबर 9। रिपोर्ट जा चुकी है सेबी के पास। नाउ सेबी हैज अ सर्टेन पावर अंडर रेगुलेशन 10 and 11. Under regulation 10 and 11, SEBI, during the investigation or even after the investigation, during the investigation or after the investigation, SEBI can pass the following orders. क्या orders हैं? SEBI can suspend the trading of security.
SEBI can suspend office bearers of stock exchange or self-regulating organization. SEBI can restrain any person from security market कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते. SEBI can impound and retain the proceeds. SEBI can order not to dispose of assets. SEBI can order not to dispose of securities. SEBI can order to dispose of securities. ऐसे बहुत सारे orders हैं जो SEBI पास कर सकता है during और after the investigation. अगर इनकी बात करते हैं, suspend कर देगा trading in securities. सस्पेंड कर देगा कुछ लोगों को, ओके उसके बाद में कुछ लोगों को रिस्ट्रेन कर देगा, डिबार कर देगा. तो आप देखो पहले 3 पॉइंट में तो सस्पेंशन की बातें हो रही है. सस्पेंशन फ्रॉम ट्रेडिंग, सस्पेंशन ऑफ ऑफिस बेरर्स एंड डिबारिंग ऑफ एनी पर्सन, रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन. ठीक है सर, ये कर दिया. अब उसके बाद में ये फ्रॉड का पैसा कहाँ है, उसको इंपाउंड करके अपने पास रिटेन कर देगा. अगर फ्रॉड का पैसा असेट्स के फॉर्म में तो ही कैन ऑर्डर नॉट टू सेल द असेट्स. फ्रॉड का पैसा सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ही कैन ऑर्डर नॉट टू सेल सिक्योरिटीज. और फ्रॉड का पैसा अगर सिक्योरिटी के फॉर्म में बट उसको रिकवर करना है तो ही कैन ऑर्डर इवन टू सेल द सिक्योरिटीज. कितना ईजी है. 3 पॉइंट सस्पेंशन के, फिर 1 पॉइंट पैसे का और 3 पॉइंट पैसे के रिकवरी के. तो सबसे पहले 3 पॉइंट सस्पेंशन के, ही कैन ऑर्डर टू सस्पेंड द ट्रेडिंग, he can suspend office bearers of stock exchange या self regulating organization, or he can even debar people from assessing securities market. Then he can impound the money and retain it. उसके बाद में अगर मनी फॉर्म में नहीं है, असेट के फॉर्म में, ही कैन ऑर्डर नॉट टू सेल द असेट. सिक्योरिटी के फॉर्म में ही कैन ऑर्डर नॉट टू सेल द सिक्योरिटी. और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी के फॉर्म में लेकिन मनी रिकवर करनी है, ही कैन इवन ऑर्डर टू सेल द सिक्योरिटी. ये सारे ऑर्डर हैं जो रेगुलेशन नंबर 10 और 11 के तहत सेबी के पास है पावर. फिर रेगुलेशन नंबर 12 में सेबी इंटरमीडियरी के साथ क्या कर सकते हो, सबको याद है 3 चीज़ें. सबसे पहले वार्निंग, सस्पेंड या फिर इवन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. रेगुलेशन नंबर 12 में इंटरमीडिएट के साथ सेबी क्या कर सकती है, वार्निंग दे सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन. कितना इजी चैप्टर है. अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं, ये रहा इस चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 14. इसके ओवरव्यू को हम देखते हैं तो चैप्टर का पहले तो नाम याद रखना है सबको. यश नाम बोलो जल्दी से. नाम है चैप्टर का सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेशन 2003. इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी है, डीलिंग इन सिक्योरिटी, बाय सेल सब्सक्राइब और अग्री टू बाय सेल सब्सक्राइब. और यहां तक कि इवन किसी व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग को अगर हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर टू बाय और नॉट टू बाय, दैट इज ऑल्सो डीलिंग और एनी अदर असिस्टेंट एक्टिविटीज. फिर हमने फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी, याद आ रहा है. फ्रॉड का सबसे पहले जनरल बात किया था कि फ्रॉड का मतलब क्या, कोई भी एक्ट या एक्सप्रेशन जिससे हम डिसीटफुल मैनर में इंड्यूस कर रहे हैं किसी व्यक्ति को जो हमारे साथ में डील करे फॉर शेयर्स. एंड इट इंक्लूड्स मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स स्टेटमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट, ओमिशन, सजेशन एंड प्रॉमिस कैसे होते हैं, डिसीटफुल. तो डिसीटफुल बिहेवियर और प्रॉमिस तो इजी हो गया हमारे लिए. फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की बात की गई है. इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मतलब जो इन्वेस्टिगेट करता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगे. रेगुलेशन नंबर 3 और 4 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटी. इसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया. क्या, बाय सेल डील नहीं कर सकते फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए. फिर आप कोई भी डिवाइस आर्टिफाइस यूज़ नहीं कर सकते फॉर फ्रॉड या डिसीट के लिए. आप कोई भी एक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं टू डिफ्रॉड. और लास्ट में लिख दिया कि कोई भी एक्ट प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं टू फॉर फ्रॉड और डिसीट. तो इस प्रकार के कीवर्ड्स के साथ में पहला पॉइंट है. सबका मतलब एक ही है कि आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट उन्होंने हर एरिया को कवर किया. फिर आया रेगुलेशन नंबर 4 प्रोहिबिशन ऑफ फर्म फ्रॉडुलेंट अनफेयर एंड मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस. उसमें बहुत सारे पॉइंट पड़े. 3 तो इन्फॉर्मेशन को लेके थे कि हमारे पास में फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसको हम पब्लिश कर रहे हैं, हम प्लांट कर रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन को, या गलत इन्फॉर्मेशन को हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती शेयर के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन लेकर आ रहे हैं, हम कोई एंटर कर रहे हैं ट्रांजैक्शन विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अप. हंड्रेड्स तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15-20 पॉइंट बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं. हम लोग इधर आते हैं. फिर आता है रेगुलेशन नंबर 5 से लेकर 12 तक. 5 से लेकर 12 तक की जो बात है ना, वो एक अलग ही दुनिया है. उसको एक चार्ट में हमने कवर कर दिया कि अगर कोई भी सेबी, उसका चेयरमैन, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर उसके मेंबर इनमें से किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि इन दोनों में से कोई एक्टिविटी हुई है, क्या देयर इज एनी एक्ट विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट, या फिर इंटरमीडियरी हैज वायलेटेड एनी रूल रेगुलेशन एक्ट, तो उस केस के अंदर दे कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का बहुत सारी पावर है, जैसे कि ही कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 11. ही कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेबी, कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज. द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड कैन बी केप्ट फॉर 6 months, इवन आफ्टरवर्ड्स दे कैन बी केप्ट और आस्क्ड फॉर. उसके बाद में जहां पे उनको लगता है दे कैन इवन रिक्वेस्ट टू द जज फॉर सर्च एंड सीजर. दे कैन डू सर्च एंड सीजर एज पर CRPC. सर्च एंड सीजर के बुक्स कैन बी केप्ट अप टिल इन्वेस्टिगेशन. ओरली एग्जामिन कर सकता है वो एम्प्लॉइज वगैरह को.
उसके बाद में ऑन ओथ एग्जामिन कर सकता है मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरमीडिएट्स को, ये सब देखा। इन सब पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो हमें रिपोर्ट देंगे अंडर रेगुलेशन 9। रेगुलेशन 9 में रिपोर्ट आ गई। नाउ सेबी हैज अ लॉट ऑफ पावर अंडर रेगुलेशन नंबर 10 एंड 11। ड्यूरिंग एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो इन पावर का यूज कर सकता है, सबसे पहला वो सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग से सिक्योरिटीज को, सस्पेंड कर सकता है इंप्लॉइज को ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो उसके बाद में डिबार कर सकता है लोगों को कि आप भी सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस नहीं ले सकते। फिर जो भी पैसा है उसको इंपाउंड और रिटेन कर सकता है। दे कैन ऑर्डर दैट सर्टेन एसेट्स नॉट टू बी सोल्ड, ऑर्डर सर्टेन सिक्योरिटीज नॉट टू बी सोल्ड और ऑर्डर टू सेल सर्टेन सिक्योरिटीज। 10 और 11 में ये सब पावर है। उसके बाद में 12 में उनके पास पावर आती है कि इंटरमीडिएट को वो वार्निंग दे सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, इवन डिबार कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। एंड दिस इज एंटायरली चैप्टर नंबर 14 डन एंड डस्टेड। इट्स इजी चैप्टर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। द की इज कितने कम समय में उस चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। तो इन क्विक रिविजन्स को, इन रिविजन्स को इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। वी गोइंग टू किल इट इन द एग्जामिनेशन। आर वी गुड हियर? यस, खेल कूद ऐश करो एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय।